ज़्विटर कोचिंग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ का 2 लेक्चर कर लिया है। तीसरा लेक्चर हम लोग करने चल रहे हैं। हम लोग मलेरिया पे बातचीत कर रहे थे और मलेरिया के लिए ही हम लोग उसका जो आपके एनसीईआरटी पे फ्लो चार्ट बना है उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, क्योंकि हमको आपकी ज़रूरत है। तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें बेटा, ठीक है ना। चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग बातचीत करते हैं मलेरिया पैरासाइट के लिए जो या मलेरिया के लिए जो आपका फ्लो चार्ट दिया गया है उसको हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए क्या लिखा है। हम लोगों ने बात किया कि व्हेन द, यहाँ से आपको देखना है, when the mosquito bite, यानी अगर मॉस्किटो बाइट करती है एंड अदर ह्यूमन, तो उसको स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद बाइट। ये एक मॉस्किटो है जो बाइट कर रही है, यानी फीमेल एनाफ्लीज है, बाइट कर रही है ह्यूमन को और उसके अब उसके ह्यूमन के ब्लड में छोड़ रही, किसको बोलो बेटा, स्पोरोजोइट को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन के लिए इस प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टियस स्टेज क्या है, तो आप कहोगे स्पोरोजोइट। क्या है? स्पोरोजोइट, जिसको आपको ध्यान देना, स्पोरोजोइट। और ये कहाँ आता है? सबसे पहले लीवर में। जब फीमेल एनाफ्लीज बाइट करती है तो बाइट करने के बाद अपने स्पोरोजोइट को ह्यूमन के ब्लड में छोड़ती है और ह्यूमन के ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? बोलिए, लीवर में पहुंचता है। आप उसको ध्यान देना, सबसे पहले लीवर में पहुंचता है। कौन? स्पोरोजोइट। अब ये जो स्पोरोजोइट होता है लीवर में जब जाता है तो लीवर में जाने के बाद लिखा है द पैरासाइट प्रोड्यूस एसेक्सुअली। इंपॉर्टेंट बात है कि लीवर में या यूं कह लें ह्यूमन में जो है स्पोरोजोइट कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता, कहोगे एसेक्सुअल इन लीवर सेल, और अपने नंबर को बढ़ाता है। नंबर को बढ़ाने के साथ साथ वो फिर लीवर की वाल पर प्रेशर बनाता है और लीवर की वाल को ब्रेक करता है। लिखा है ना, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द, बोलो क्या, ब्लड। और लीवर की वाल को ब्रेक करता है और कहाँ चला जाता है? बोलो, आरबीसी पर जाता है। ब्लड का मतलब यहाँ से जो लिखा आरबीसी पर जाता है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होता है। वो आरबी लिखा पैरासाइट रिप्रोड्यूस asexually in red blood cell, bursting the red blood cell and causing cycle of fever and other symptoms। अब वो क्या करता है? रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड ब्लड सेल पर भी करता है और अपने नंबर को बढ़ाता है और नई नई रेड ब्लड सेल को में इन्फेक्शन काज करता रहता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को और ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोजोइट को छोड़ा। वो स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड से होता हुआ लीवर में पहुंचा। लीवर में जा करके उसने अपने नंबर को बढ़ाया, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और लीवर की वाल को ब्रेक किया। लीवर की वाल को ब्रेक करने के बाद बेटा वो आरबीसी पर जाता है। आरबीसी पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां परफॉर्म करता है और वहां परफॉर्म करने के बाद नए नए आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। लिखा है कि वो जब आरबीसी पर इन्फेक्ट अटैक करता है तो कहा गया वहां पर फीवर वगैरह तो किसके नाते आता है? तो जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था वहां पर बताया हीमोजोइन के नाते। चिल और फीवर की बात है, ठंडक लगना और जो है बुखार आना, वो हीमोजोइन के नाते होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अब फिर क्या होता है? वो गैमेटोसाइट बनाता है और ये सब कहाँ चल रहा है? अभी ध्यान देने वाली बात है, ये सब कुछ ह्यूमन होस्ट में चल रहा है। गैमेटोसाइट बनाता है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट क्या है? कहोगे सेक्सुअल स्टेज है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मॉस्किटो का जो स्पोरोजोइट होता है वो लीवर में आता है, आरबीसी पर जाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, तो गैमेटोसाइट स्टेज जो आती है, गैमेटोसाइट जो बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो कहोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और कहाँ लिखा है? डेवलप इन, बोलो कहाँ, रेड ब्लड सेल। यानी गैमेटोसाइट कहाँ डेवलप करता है? रेड ब्लड सेल में डेवलप करता है, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनाता है। अब पूरा हम लोग जहां से यहां से बातचीत करते चल रहे हैं कि एक मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को, उसके बॉडी में स्पोरोजोइट छोड़ा। स्पोरोजोइट कहाँ आ गया? जो बोलो, लीवर में आता है और लीवर में आकर के स्पोरोजोइट अपने नंबर को बढ़ाता है। ये और नंबर को बढ़ाने के बाद
लीवर की वाल को ब्रेक करता है, वहां से बाहर निकलता है, बाहर निकलने आरबीसी पर जाता है, आरबीसी पर नंबर बढ़ाता है, गैमेटोसाइट बनाता है आरबीसी में, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ये सारा काम ह्यूमन में हो रहा है। तो ह्यूमन में हुआ। अब जिसमें भी, जिसको भी या जिसमें भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया था, अब वो पर्सन इन्फेक्टेड हो गया। अब उसी पर्सन को यानी उसी व्यक्ति को अगर आकर के कोई मॉस्किटो, कोई भी दोबारा मॉस्किटो, कोई भी मॉस्किटो आकर के उस इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट करेगा तो ह्यूमंस का ब्लड लेगा। जो मच्छर है वो ह्यूमन का ब्लड लेगा। अब जब ब्लड लेगा तो बताओ बेटा, अपने आप सोच करके बताना है, वो ब्लड से क्या पाएगा? गैमेटोसाइट को पाएगा, क्योंकि गैमेटोसाइट कहां बना है? ह्यूमन में बना है। और आपसे पूछा गैमेटोसाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और किसी मच्छर ने, किसी मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को आकर के बाइट किया, अब बताओ उस मच्छर के पास क्या चला जाएगा? गैमेटोसाइट चला जाएगा। लिखा है फीमेल मॉस्किटो टेकअप गैमेटोसाइट विद, बोलो क्या? ब्लड मील। जो ब्लड के रूप में अपना फूड लेता है, उससे उसमें वो क्या पा जाता है? फीमेल मॉस्किटो क्या पा जाता है? गैमेटोसाइट को पा जाता है। अब ये गैमेटोसाइट में फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट होता है। वो कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट? पूछा था, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सब किसके अंदर चल रहा है? मॉस्किटो के अंदर चल रहा है। गैमेटोसाइट कहाँ से लिया मॉस्किटो ने? ह्यूमन के ब्लड से लिया। और वो कहाँ पहुंच गया? उसका फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ हुआ? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। और क्या बना? स्पोरोजोइट बना। ये स्पोरोजोइट बनने के बाद लिखा है ना, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट स्केप करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन में, बना, डेवलपमेंट हुआ, फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ, स्पोरोजोइट बना और स्ट्रेंथ माइग्रेट करके कहाँ जाता है? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है। तो स्पोरोजोइट कहाँ बना? तो आप कहोगे मॉस्किटो में बना। स्पोरोजोइट कहाँ बना? कहोगे मॉस्किटो में बना। ध्यान दीजिएगा, यानी प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काज करता है, उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट चाहिए? 2। एक कौन है? मॉस्किटो। दूसरा कौन है? ह्यूमन। ये कौन है? प्राइमरी होस्ट। कौन सा होस्ट है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट है। ये कौन है? ह्यूमन। उसका क्या कहलाता है? सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। इसको आपको ध्यान देना। ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है? आपको ध्यान देना है, एसेक्सुअल। हम बार बार बोल रहे हैं, ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। कौन सा? बोलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। आपसे पूछा जाएगा मॉस्किटो में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है, तो आपको बताना है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। तो मॉस्किटो में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है? आपको हमेशा बात करना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है मॉस्किटो में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। ये आपको ध्यान देना है, हमेशा कहीं पे भी कोई गलती नहीं करनी है। तो मॉस्किटो में कौन सा रिप्रोडक्शन चलता है? बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। मॉस्किटो का कौन सा है? प्राइमरी होस्ट है। ह्यूमन कौन सा है? सेकेंडरी होस्ट है। अब आपसे पूछा जाएगा स्पोरोजोइट कहां बनता है? तो स्पोरोजोइट कहां बनता है? मॉस्किटो में बनता है। और ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है? स्पोरोजोइट होती है। कौन सी होती है? स्पोरोजोइट होती है। लेकिन अलग अलग बात है, वो स्पोरोजोइट बनता कहाँ है? तो आप कहोगे मॉस्किटो में बनता है। और ह्यूमन में वो फिर आता है जब मच्छर या मॉस्किटो ह्यूमन को कोई बाइट करता है, तो वो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट को छोड़ देता है। तो ये आपको पूरी साइकिल याद रखनी है। एक बार मैं जल्दी से, आप बोर मत होइएगा प्लीज, एक मैं जल्दी से फिर से कह रहा हूं। अब मान लो जिसके सैलिवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट है, जिस मॉस्किटो के, वो अगर मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा तो क्या करेगा? बोलो, स्पोरोजोइट छोड़ेगा ह्यूमन के ब्लड में। ब्लड से होता हुआ सबसे पहले कहां आएगा? लीवर में आएगा। लीवर में क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या करेगा? अपने नंबर को बढ़ाएगा। नंबर बढ़ाने के बाद क्या? लीवर की वाल को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद क्या करेगा? आरबीसी पर जाएगा। आरबीसी पर नंबर बढ़ाएगा और वहां क्या बनाएगा? गैमेटोसाइट बनाएगा। गैमेटोसाइट बनाएगा। गैमेटोसाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? सेक्सुअल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं। गैमेटोसाइट कहां बनता है? गैमेटोसाइट ह्यूमन में बनता है। फिर जब कोई दूसरा मॉस्किटो ह्यूमन इन्फेक्टेड पर्सन को आकर के बाइट करता है, तो ब्लड के साथ में गैमेटोसाइट जाता है। अब गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहाँ होता है? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में होता है। तो आपको बताना है डेवलपमेंट हुआ, क्या बना? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ कहाँ बनता है? मॉस्किटो में बनता है। मॉस्किटो में
यानी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनी ह्यूमन होस्ट में कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? प्लाज्मोडियम। तो कहोगे कि एसेक्सुअल। और मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे पूछा जाएगा प्राइमरी होस्ट कौन है प्लाज्मोडियम का? मॉस्किटो है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन होस्ट है सेकेंडरी उसका, प्लाज्मोडियम का। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा ध्यान रखना है। गैमेटोसाइट कहां बनता है? ह्यूमन में बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? मॉस्किटो में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? ह्यूमन में होता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है? इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट है। ये स्पोरोजोइट बनता कहां है? मॉस्किटो में बनता है। ये आपको पूरा ध्यान रखना है बेटा। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज हैं, ये सब बात हम लोग कर चुके थे। तो बेटा इसको आपको ध्यान रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में नया पैथोजन है जिसको हम लोग कह रहे हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका, और ये भी प्रोटोजोन है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोन है। और कहां के लिए पैरासाइट है? पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। और क्या काज करता है? अमीबोसिस काज करता है। अमीबोसिस या उसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ध्यान से सुनिएगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन है। उसके इन्फेक्शन से वो सबसे पहले ह्यूमन में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके नाते एंटमीबा हिस्टोलिटिका के नाते, उसके इन्फेक्शन के नाते अमीबोसिस होती है। अमीबोसिस या उसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, यानी लूज मोशन होता है। और कैसा लूज मोशन? जब अमीबोसिस होता है तब हम लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट लूज मोशन विद ब्लड। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंट लूज मोशन विद ब्लड की बात हम लोग करते हैं। अब देखिएगा, अगर किसी को एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है तो सबसे पहले वो कहां जाता है? पैरासाइट कहां के लिए होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन की बात करेंगे। सिम्टम्स क्या होता है कि अगर किसी को अमीबोसिस है या अमीबिक डिसेंट्री है या एंटमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है, तो कहोगे सिम्टम्स होता है इस डिजीज का? कॉन्स्टिपेशन होता है। ह्यूमन में कॉन्स्टिपेशन दिखाई पड़ेगा, कब्ज रहती है, एब्डोमिनल पेन दिखाई पड़ेगा, क्रैम्प ऐंठन होता है पेन में, स्टूल जो फीकल मैटर पास करेगा विद एक्सेस म्यूकस एंड बोलो क्या? ब्लड क्लॉट। हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। अलग से एक इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाएगा अमीबोसिस में क्या होता है, तो बताया गया है कॉन्स्टिपेशन रहता है, एब्डोमिनल पेन होता है और ऐंठन होती है। स्टूल जो पास होता है उसकी हम लोग बात करें, उसके साथ में ब्लड आता है। तो ये अमीबोसिस की बात हम लोग करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अमीबोसिस की बातचीत करने वाले हैं। किसके नाते होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका के नाते होता है। ये फैलता कैसे बताएगा? हाउस फ्लाई, अंडरलाइन करिएगा, घरेलू मक्खियां जो है, हाउस फ्लाई एक्ट मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम, जो यहां लिखा है फिसेस का मतलब होता है फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट एंड फूड प्रोडक्ट देयर बाई कंटामिनेटिंग देम। अब कहा गया है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसको फैलाने का काम कौन कर रहा है? तो कहोगे हाउस फ्लाई। कैसे? जो ह्यूमन का जो फीकल मैटर है उससे जो हाउस फ्लाई है उस पर बैठती है, और वहां से अलग अलग इन्फेक्टेड पर्सन जिसके पास, जिसको अमीबोसिस हुआ है, अलग अलग फूड मटेरियल पर जाती है और या वाटर में बैठ जाती है, और फूड क्या हो जाता है? बोलो कंटामिनेटेड हो जाता है बाय द, बोलो कैसे? फीकल मैटर के द्वारा। फीकल मैटर के द्वारा हम बताया जो ह्यूमन का वेस्ट मटेरियल है, और द मेन सोर्स ऑफ द, बोलो क्या? इन्फेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। आप अमीबोसिस किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। ये कहां का पैरासाइट होता है? ह्यूमन में, लार्ज इंटेस्टाइन का। कौन सी बीमारी काज करता है? अमीबोसिस। इसको क्या बोल सकते हैं? अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री का मतलब क्या होता है? तो कहोगे कि फ्रीक्वेंट लूज मोशन विद ब्लड की बात करोगे। तो यहां लिखा गया है, देखिए, लूज स्टूल के साथ में फीकल मैटर के साथ में ब्लड आता है, उसकी बात करते हैं। हाउस फ्लाई इसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करता है। कैसे? जो ह्यूमन का फीकल मैटर होता है वहां बैठती है, वहां से उड़कर दूसरी जगह तीसरी जगह ऐसे जाती है, और किसी फूड प्रोडक्ट पर या किसी फूड पर बैठती है, तो उसको आदमी खाता है तो उससे उसके अगले आदमी की बॉडी में चला जाता है। इसकी बात हम लोगों ने कर लिया। अब
पूछा जाएगा एंटोमीबा हिस्टोलिट का क्या है, एक प्रोटोजोवन है। ये आपको बेटा ध्यान रखना। अगली डिजीज हम लोग पढ़ते हैं एस्केरिस काज करने वाली है, और एस्केरिस से कौन सी बीमारी होती है उसकी। एस्केरिस द कॉमन राउंड वर्म, एंड दूसरा नाम हम लोग पढ़ रहे हैं बाउचेरिया का। इससे कौन सी बीमारी होती है, इसको क्या कहा जाता है, फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। एस्केरिस को हम लोग क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, और बाउचेरिया को क्या कहा जाता है, फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। आर सम ऑफ द हेलमिंथ, जब आपने पढ़ा था कि पैथोजेनिक नेचर किसका किसका हो सकता है, यानी डिजीज काजिंग कौन लोग हो सकते हैं, तब आपने वहां बैक्टीरिया भी पढ़ा था, तब आपने वहां वायरस भी पढ़ा था, तब आपने वहां फंजाई भी पढ़ा था, तब वहां आपने प्रोटोजोवन भी पढ़ा था, तब आपने वहां हेलमिंथ भी पढ़ा था। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है उसको हम बता चुके हैं, वायरस से कौन सी डिजीज होती है उसको हम बता चुके हैं। अब हम बात प्रोटोजोवन से कौन सी डिजीज होती है उसको हमने आपको डिस्कस किया। एक तो प्लाज्मोडियम वाली बात किया जो मलेरिया काज करता है, दूसरा हमने बातचीत किया एंटोमीबा हिस्टोलिटिका का जो अमीबोसिस काज करती है, अमीबिक डिसेंट्री काज करती है। अब हम पढ़ रहे हैं हेलमिंथ से कौन सी बीमारी काज होती है, और उसमें दो की बात किया गया, एक एस्केरिस की बात किया गया है जिसको हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं, और एक बाउचेरिया की बात किया गया जिसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। ये हेलमिंथ है, इससे भी बीमारी काज होती है। तो कौन सी डिजीज काज होती है, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक, तो बोलो किसके लिए, मैन के लिए बताया गया है। ये लोग मैन के लिए पैथोजेनिक होते हैं। कहा गया है एस्केरिस, पहले देखते हैं कौन सी बीमारी काज करती है, कौन सी डिजीज। एस्केरिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ध्यान रखिएगा, और क्या काज करता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी है। और कौन सी बीमारी काज करता है, एस्केरियासिस, कौन सी बीमारी, एस्केरियासिस डिजीज काज करता है। उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण है किसके, एस्केरियासिस नामक बीमारी के। तो लिखा गया इंटरनल ब्लीडिंग, भैया इंपॉर्टेंट निशान है, घेरे में ले रहे हैं, देख लीजिएगा। इंटरनल ब्लीडिंग एस्केरियासिस के केस में होता है। मस्कुलर पेन होता है मसल्स में, फीवर आता है, एनीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लॉकेज होता है किसमें, ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर देता है। ये दो इसमें से इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज की बात करेंगे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखिएगा, ये पूरा यहां से ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज ये भी होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है अगर किसी को एस्केरियासिस हो गया है, बीमार एस्केरियासिस नाम की बीमारी हो गई है। और किसके नाते होती है, बोलो बेटा एस्केरिस के नाते होती है। तो आपको ये जानना है, इंटरनल ब्लीडिंग की बात करेंगे और कहेंगे ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, तो आप बताओगे एस्केरियासिस है। ये कैसे होता है, कहा गया है, देखिएगा ध्यान से, द एग ऑफ द पैरासाइट कैन एक्सक्रीटेड along with, फिर से वही, फिर से मतलब फीकल मैटर ऑफ एन इंफेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट एक्सेट्रा। कहा गया है, और ये क्या, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन, लिखा है अ हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट। कहा गया मान लीजिए जिसको एस्केरियासिस नाम की बीमारी है, अब वो जहां पर अपना मल त्याग करेगा, मल त्याग मतलब जहां पर वो अपना कोई भी ह्यूमन बीइंग जहां पर अपना मल त्याग करेगा, जहां पर वेस्ट मटेरियल रिलीज करेगा, उसके साथ उसका एग बाहर आ जाएगा। और वो एग हो सकता, वो एग उसका किसका एग, एस्केरियासिस का, एस्केरिस का जो एग है वो बाहर आ जाएगा फीकल मैटर के साथ में, ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ में। अब वो सॉइल में, वाटर में, प्लांट, कहीं पर भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है उससे। अब उसके संपर्क में अगर कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उसको भी कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट, जहां पर उसने अपना मल त्याग किया है, तो उसको भी उसका एग उसके भी बॉडी में जा सकता है। तो कौन सी बीमारी हो जाए, एस्केरियासिस। तो ध्यान से सुनिएगा, हेलमिंथ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि एस्केरिस से होने वाली बीमारी, एक बाउचेरिया से होने वाली बीमारी। एस्केरिस से कौन सी बीमारी हो रही है, एस्केरियासिस हो रही है। एस्केरिस से कौन सी डिजीज हो, एस्केरियासिस। एस्केरिस कहां के लिए पैरासाइट है, बताया गया इंटेस्टाइनल के लिए, इंटेस्टाइन के लिए पैरासाइट है। क्या सिम्टम्स है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर होता है, एनीमिया आता है यानी ब्लड की कमी होती है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाता है, तो लोग मानते हैं कि एस्केरियासिस हो गया है। और ये कैसे फैलता है, बताया गया ह्यूमन अपना जहां फीकल मैटर रिलीज करता है, उस फीकल मैटर के साथ में उसका एस्केरिस का एग बाहर आता है। अब वो जिसके जिसके संपर्क में आता है, वाटर, सॉइल, प्लांट, किसी के भी संपर्क में आता है, और उसके संपर्क में अगर कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उसको भी ये बीमारी
हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है एस्केरियासिस क्या है, एस्केरिस क्या है, हेलमिंथ है, कौन सी बीमारी काज होती है एस्केरियासिस, उसके क्या लक्षण है, दो बात मेन, इंटरनल ब्लीडिंग और इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक करना, ये ध्यान रखिएगा। मस्कुलर पेन वगैरह तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, ये लगभग सब में कॉमन जो है। अगर हम लोग बात करें कि जो है क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो सब में कॉमन है। फीवर आ रहा है लगभग सभी में, हल्का फुल्का तो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर आ ही जाता है। दो मेन बात यहाँ इंटरनल ब्लीडिंग और इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम देखिए किसका है, फिगर 8.2 लिखा है डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में यानी अभी एक आपने हेलमिंथ पढ़ा इसके थ्रू डिजीज, ये आप जो फिगर देख रहे हो ये फिगर एलिफेंटियासिस को बता रहा, रिप्रेजेंट कर रहा, यानी फाइलेरिया को बता रहा। फाइलेरिया नामक बीमारी जिस व्यक्ति में हो जाती है, जिस ह्यूमन में हो जाती है, उसके पैर मोटे हो जाते हैं और जेनाइटल ऑर्गन भी रिड्यूस हो जाता है, यानी उस पर भी असर आता है। और लिम्ब में यानी लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है ज्यादातर केसेस में, हो तो कहीं भी सकता है अपर लिम्ब लोअर लिम्ब, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है। पैर मोटे हो जाते हैं, हाथी की तरीके से हो जाते हैं, इस नाते एलिफेंटियासिस कहा जाता है और इसी को फाइलेरिया कहा जाता है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया। वाउचेरिया से होने वाली बीमारी, वाउचेरिया क्या है, हेलमिंथ है। लिखा है वाउचेरिया, और वाउचेरिया के कितने स्पीसीज, दो स्पीसीज लेंगे, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ध्यान सुनिएगा, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचेरिया मलाई। लिखा उससे क्या होता, फाइलेरियल वर्म कहलाते हैं ये। इनसे काजेज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, कहां इन्फ्लामेशन होता है, ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली जहां पर ये बहुत दिनों तक रहते हैं, यूजुअली कहां पर, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द, बोलो क्या, लोअर लिम्ब। भैया ध्यान रखिएगा, लोअर लिम्ब में ज्यादातर इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लोअर लिम्ब का मतलब ये हाथ वगैरह की बात करते हैं, अपर लिम्ब की बात करते हैं, पैर वगैरह की बात करते हैं, लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो पैर में ज्यादातर देखने को मिलता है। एंड दिस द डिजीज कॉल्ड, क्या कहते हैं, बीमारी क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहलाती है, या इसको हम लोग फाइलेरियासिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। एक कॉमन बीमारी गांव में सुना होगा। अब ध्यान सुनिएगा, बाउचेरिया की दो स्पीसीज, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी और बाउचेरिया मलाई। ये बताया गया लोअर लिम्ब में इन्फ्लामेशन काज करते हैं, जलन काज करते हैं, और ये बहुत दिनों तक धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट का होता है, ये रहते हैं वहां पर। और कहां पर रहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब में, और वहां पर ये क्या काज करते हैं, लोअर लिम्ब में स्वेलिंग देखने को मिलती है, पैर मोटा होने लगता है, जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं। ये किसके नाते होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बाउचेरिया के नाते। वो दो स्पीसीज कौन, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी और बाउचेरिया मलाई। उसका फिगर आपने देखा ही है, एक बार फिर से दिखाते हैं, ये फिगर है उसका, यानी उसका ये चित्र है, उसको आप देख लीजिए कैसे पैर मोटा हो गया है, जेनाइटल ऑर्गन इवन रिड्यूस होने लगते हैं या हो जाते हैं, और लोअर लिम्ब में इंफेक्शन देखने को मिल रहा है। इसकी हम लोग बात की चर्चा कर रहे हैं, बाउचेरिया के नाम पे होता है। लिखा था जेनाइटल ऑर्गन यानी आल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड, जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होता है, रिजल्टिंग इन ग्रास डिफॉर्मिटीज। इसकी बात हम लोग करते हैं। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू, अब इसको ध्यान देना है कि इनके पैथोजन, ये जो बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, बाउचेरिया मलाई, वो कैसे जो है फैलता है, बाइट द फीमेल मॉस्क्यूटो, कैसे फैलते हैं, बाइट बाई द फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर, फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर के नाम से ये फैलते हैं एक जगह से दूसरे, इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे पर्सन में पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर। तो आपको ध्यान देना है, आपसे पूछा जाएगा बाउचेरिया क्या है, हेलमिंथ है। बाउचेरिया को क्या कहते हैं, फाइलेरियल वर्म कहते हैं। उसकी कितनी स्पीसीज है, दो, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी, बाउचेरिया मलाई। आपसे पूछा जाएगा कौन सी बीमारी काज करते हैं, कहोगे एलिफेंटियासिस भी बोल सकते हैं, फाइलेरियासिस भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें लोअर लिम्ब में यानी पैर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। ये उसका सिम्टम्स है। जेनिटल ऑर्गन पर भी असर पड़ता है, और फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर के थ्रू ये जो है फैलता है, इसकी बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले पैथोजन की, और वो है, बोलो भैया, फंजाई। क्या है, बोलो, फंजाई।
चलिए थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट आपको थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं बेटा। हम एनसीईआरटी की लाइन के अलावा कुछ भी नहीं बता रहे हैं इस नाते, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि आपके नीट में 99.99% की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। तो इसके आगे पीछे हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को कवर कर लेंगे तो हम इससे रिलेटेड जो तमाम तरीके की और कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत हमें और बाहर से देना होगा उसको भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नाम से देकर के उसको बता देंगे, तो भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। हालांकि आना एनसीईआरटी से ही है तो आपको कवर यही करना है, इस नाते बेटा बाहर जरा से नहीं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी की लाइन को तो पूरा हमें देख लेना है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है। हाँ, और दूसरी बात बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। इसको मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमें आपकी जरूरत है। आप यानी हमें स्टूडेंट की जरूरत है, हम बेहतर करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। और अगर आप जानते होंगे तो ज्विटर के बारे में, निश्चित तौर पर ज्विटर कोचिंग के बारे में तो आप जानते होंगे प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर क्लास, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम पर सिलेबस खत्म होना प्लस रिवीजन करना, ये हमारी प्राथमिकता में होता है और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को कवर करना हमारी प्राथमिकता होती है। तो आप हमसे कोचिंग में भी मिल सकते हैं, कोचिंग में भी आइए। और दूसरी बात यह है कि प्लीज इस वीडियो को पाने के बाद लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम लोग फिर से आते हैं जो है अगले पैथोजन पर, और वो कौन है बोलो? फंजाई। फंजाई से भी डिजीज काज होती है कि नहीं? आपने पढ़ा होती है। फंजाई भी पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? आते हैं। ऐसे फंजाई जो डिजीज काज कर रहे हैं तो पैथोजन की कैटेगरी में आएंगे। लिखा बिलोंगिंग टू द जनरा, इनके जो समूह के मेंबर हैं वो है कौन से? माइक्रोस्पोरम। ध्यान से देखिएगा, माइक्रोस्पोरम। दूसरा देखिए क्या लिखा गया है, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स। ध्यान रखिएगा, फंजाई की 3 स्पीसीज बताई गई हैं। माइक्रोस्पोरम पहला, ट्राइकोफाइटॉन दूसरा, एपिडर्मोफाइटॉन तीसरा। ये 3 लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं रिंग वर्म के लिए। रिंग वर्म मतलब दाद खाद खुजली के लिए। आप ये देखिए एक फिगर बना हुआ है आपके बगल में, डायग्राम शोइंग रिंग वर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। ये पूरी एरिया आप देखिए, ये डायग्राम में बताया गया है कि कैसे अगर किसी को रिंग वर्म हो जाता है तो वो कैसा दिखता है। ये एरिया आपको देखना है, ये एरिया शो कर रहा है। रिंग वर्म दाद खाद खुजली हो जाती है, हालांकि इससे बहुत सारे लोग परिचित होते हैं, तो इसको आप देखिएगा। वो किससे काज होता है? किससे काज होता है? फंजाई से। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किससे काज होता है तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप बताओगे, बोलो किससे काज होता है? बोलो फंजाई से काज होता है। अब ये कौन सी फंजाई लिखा है? माइक्रोस्पोरम, और दूसरा बेटा क्या लिखा है? ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन से रिंग वर्म काज होता है। लिखा विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन मैन। इन्फेक्टियस डिजीज की कैटेगरी में आता है मैन में। अपीयरेंस ऑफ ड्राई देखिए ड्राई लग रहा है कि नहीं? ड्राई स्किली लीजन, स्किल छोड़ने लगता है, वो स्किन छूटने लगती है। ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्किन पर भी हो सकता है, नेल्स पर भी हो सकता है, स्कैल्प भी हो सकता है, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ड्राइनेस लगने लगता है, वहां से स्किन खुरदुरी टाइप की हो जाती है और वो छोड़ने लगती है स्किन को। इसकी बात करते हैं, इसका सिम्टम्स है। दीज लीजन एंड accompanied बाई, बोलो क्या? ईचिंग, इंटेंस ईचिंग। खुजली बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी को रिंगवर्म का इन्फेक्शन है तो इनका इन्फेक्शन जिस जगह पर होता है वहां ईचिंग होती है, खुजली होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं दीज फंजाई टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड। स्किन में जिसके नाते अगर ये ग्रो करते हैं तो स्किन तमाम तरीके के जैसे लगते हैं, फोल्ड देखने को मिल रहे हैं। सच एज दोज इन द ग्रोइंग ऑन या बिटवीन द, बोलो क्या? TOES, टोज मतलब जो
अंगुलियां, पैर की अंगुलियां होती हैं, उनके बीच में भी ये ग्रो कर जाते हैं, उसकी बात करते हैं। रिंग वर्म आर जनरली एक्वायर फ्रॉम, कहां से, सॉयल या यूजिंग टॉवेल, किसी दूसरे की टॉवेल जिसको हुआ है ये बीमारी, अगर उसको वो उसकी टॉवेल आप यूज कर लेंगे तो उससे हो जाता है। क्लॉथ्स, कपड़े से अगर जिसको हुआ, कॉम्ब, कंघी वगैरह से जिसको इन्फेक्शन हुआ उससे, अगर जिसको इन्फेक्शन है उसकी आप तौलिया यूज करते हो, उसकी आप कंघी यूज करते हो, उसके आप कपड़े यूज करते हो, तो उससे भी इस बीमारी के फैलने का खतरा रहता है और हो जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर वो जो यूज कर रहा है उसको आप यूज कर लोगे तो आपको भी इसका खतरा हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ है, आपसे पूछा रिंगवर्म किससे होता है, बताओगे फंजाई से, और आपसे पूछा जाएगा कौन से फंजाई से, तो आपको बताना है कि जो है माइक्रोस्पोरम से। देखिएगा पहले लिखा माइक्रोस्पोरम, दूसरा लिखा ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन से रिंगवर्म होता है। ये आपको जानना। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती, खुजली होती, ईचिंग होती है, ये आपको देखना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसकी बात करते हैं कैसे होता है, आगे उसकी बात किया गया है, आप देख रहे हैं ना, तो आपको इस पर आना है। आगे देखिए लिखा मेंटेनेंस ऑफ, इसमें कैसे बचा जा सकता है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्टियस डिजीज। कहा गया है पर्सनल साफ सफाई या पब्लिक प्लेस की साफ सफाई, इसमें सबसे ज्यादा इसके जो है जरूरी है कि आदमी साफ सफाई के साथ रहे और तमाम तरीके की इन्फेक्टियस डिजीज बीमारी से आदमी बच सकता है। साफ मेंटेनेंस को जो है अपना साफ सफाई और जहां पर भी रहता है वहां की साफ सफाई पर अगर ध्यान दे तो शायद ऐसी तमाम तरीकों की बीमारियों से, रिंगवर्म जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे देखिएगा क्या लिखा गया, मेजर्स फॉर द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग इन द बॉडी क्लीन। अब पर्सनल हाइजीन में क्या आता है, बॉडी क्लीन, बॉडी को अपने साफ सुथरा रखना चाहिए। कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, जो भी चीज हम यूज करते हैं वो साफ सुथरा हमें यूज करना चाहिए, वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे फूड हो, चाहे वाटर, उन सब की बात कर रहे हैं। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल। अब देखिए दो बातें हम बताया है कि अगर हमें इन्फेक्टियस बीमारी से बचना है तो खुद की साफ सफाई और पब्लिक हाइजीनिक, जहां पर पब्लिक हाइजीन मतलब जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर उसकी भी वहां भी साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पर्सनल में क्या आता है, बॉडी को क्लीन करना चाहिए, वही वाटर यूज करें जो साफ हो, वही फूड यूज करना चाहिए, वेजिटेबल ऐसे, फ्रूट ऐसे जो साफ। अब पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उनका सही से उसको डिस्पोज किया जाए। एक्सक्रीटा, जो वेस्ट मटेरियल है, फीकल मैटर है, उसको सही ढंग से उसका डिकम्पोजिशन किया जाए। पीरियोडिक क्लीनिंग मतलब टाइम टू टाइम क्लीनिक एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, जहां पानी है उसको प्रॉपर वे में उसका साफ सफाई होता रहे, वाटर को बार बार लोग चेंज करते रहें, और वहां पर जो भी डिसइंफेक्शन जो इन्फेक्शन काज करने वाले लोग हैं उनको कैसे हटाया जाए, तो डिसइंफेक्टेंट का भी यूज करना चाहिए। वाटर रिजर्वायर की बात किया, पूल्स की बात किया, ससेस पूल्स की बात किया, टैंक की बात किया, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीनिक इन, बोलो क्या, पब्लिक, लिखा है ना कैटरिंग, हर चीज का ध्यान देना चाहिए। तो साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पब्लिक प्लेस पे बताया गया है कि हमें डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए, प्रॉपर वाटर की साफ सफाई करना हो, चाहे टैंक का हो, चाहे कोई वाटर रिजर्वायर हो, चाहे कोई पूल हो, इन सब का हमें ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई सब मिला के इन्फेक्टियस डिजीज के केस में साफ सुथरा रहना चाहिए, इसकी बात है। स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। दिस These measures are the particularly essential where the infectious agent are transmitted through food and water such as, बोलो क्या, टाइफाइड, अमीबोसिस, एस्केरियासिस। कहा गया ऐसे केस में तो और ध्यान एसेंशियल जरूरी है जहां पर बताया गया ऐसे इन्फेक्टियस एजेंट रहते हैं जो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू मतलब उसमें पाए जाते हैं और उससे बीमारी काज हो जाती है। टाइफाइड को तो आपने सुना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से होता है। अमीबोसिस में भी आपने सुना है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से होता है। एस्केरियासिस में भी सुना है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के नाते ही हो जाता है। तो इस सब का भी इन केस में तो और ध्यान। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, सच एयरबॉर्न डिजीज ध्यान रखिएगा, सच एज बताया गया निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है। इन एडिशन टू एबव मेजर्स, मतलब इन सब का ध्यान रखना चाहिए जो बात की गई है। क्लोज, देखिए क्या लिखा गया है, कॉन्टैक्ट
with the infected person of their belongings should be अवॉइडेड। अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोग जिनको लोग किसी भी, या सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, या तो ऐसे लोग जिनको इस प्रकार की कोई बीमारी हुई है उनसे बच करके रहना चाहिए। फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया के भी आपने बात किया है, फाइलेरिया की बात किया है, आर ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू होते हैं बोलो, इंसेक्ट वेक्टर। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि मक्खी मच्छर के थ्रू होता है, आपने सुना है ना, मलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो के थ्रू होता है, आपने पढ़ा है ना। तो इसकी बात की जा रही है। फाइलेरिया किससे होता है, मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू होता है। कहा गया है ऐसी डिजीज केसेस में जो लोग ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ऐसे इंसेक्ट वेक्टर, उनसे बच के भी रहने की कोशिश करना चाहिए। वो पनपने ही ना पाए, वो आने ही ना पाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी कंट्रोल, क्या लिखा, एलिमिनेट मतलब हटाना चाहिए, द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, यानी ऐसा उनके लिए हमें माहौल ही नहीं क्रिएट करना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं देना चाहिए कि इस तरीके के वेक्टर, इस तरीके के जो है एजेंट, वो किसी भी जगह पर फैल पाए, पनप पाए। ब्रीडिंग का मतलब है अपने नंबर को बढ़ा पाए। तो ऐसा हमें माहौल साफ सुथरा रखेंगे तो वहां पर मच्छर नहीं आ पाएंगे, तो अपना नंबर भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके की बीमारियों से बचा जा सकता है साफ सफाई से। ज्यादा ध्यान साफ सफाई पर दिया गया है और कहा गया है कि तमाम सारी बीमारियों से साफ सफाई को ध्यान में रख करके, अगर साफ सफाई को ध्यान में रखा जाए तो तमाम सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। आगे देखिए बेटा, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग, देखने में, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, जो इकट्ठा पानी होता है, एक जगह रुका हुआ पानी होता है, उसको ना रोका जाए, उसको बार बार बदलते रहें। एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया के जहां पर रेजिडेंशियल एरिया का मतलब बेटा होता है जो निवास स्थान होता है, जहां पर लोग रहते हैं, उसको रेजिडेंशियल एरिया बोला जाता है। ऐसी जगहों पर पानी वगैरह ना इकट्ठा होने पाए, ताकि अगर पानी वगैरह इकट्ठा होंगे तो वहां मॉस्किटो वगैरह आ जाएंगे और वो अपना नंबर को, उनका ब्रीडिंग प्लेस बना लेंगे और वहां उनका नंबर बढ़ेगा। और जब उनका नंबर बढ़ेगा तो कोई भी पर्सन अगर किसी एक बीमारी से किसी भी पर्सन में कोई एक बीमारी हुई तो अगले में भी वो बीमारी जाएगी, फैलाएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उनका नंबर ज्यादा है। अगले, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो घरों में वगैरह में जो कूलर वगैरह रखते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है उसमें जो पानी वानी है उसको बदलते रहना चाहिए। अगर यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, जो है मच्छरदानी का यूज करना चाहिए। मॉस्किटो नेट मतलब बोलो बेटा मच्छरदानी का यूज करने। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बोसिया, इंपॉर्टेंट, इतना सब बात के बाद एक अच्छी बात आई, इसको याद करने योग्य बात आई और मैं इस पर भी स्टार बना, गैम्बोसिया फिश का यूज करना चाहिए। गैम्बोसिया फिश का यूज करो, क्यों करना चाहिए, लिखा है इन पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। इंपॉर्टेंट बात है, क्या फीड करते हैं यहां से, फीड, बोलो क्या, मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो के लार्वा को कौन सी फिश खाती है, बोलो गैम्बोसिया। तो जब खा लेगी तो जरा मुझे बताओ मॉस्किटो डेवलप हो पाएगा, नहीं होने पाएगा। आगे क्या लिखा है, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे करना चाहिए इन जो तमाम तरीके के जो जहां पर पानी इकट्ठा होते हैं, इन ड्रेनेज में एरिया में, एंड बोलो कहाँ, स्वैम्प एरिया में, इसकी बात कर रहे हैं स्वैम्प एरिया में। तो अगर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव होता रहेगा इन सारी सारी एरिया में, तो जो है जरा मुझे बताओ जब वहां पर इंसेक्टिसाइड का छिड़काव तो कोई इंसेक्ट वहां नहीं आ पाएंगे। इन एडिशन डोर्स विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश। वायर मेश का मतलब होता है जो जाली आप अपने जो है खिड़कियों पर लगाते हो उसको वायर मेश बोला जाता है, जाली को वायर मेश बोला जाता है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द, बोलो क्या, मॉस्किटो। अगर आपके खिड़की पर जाली लगी रहेगी, वायर मेश लगा रहेगा, तो मॉस्किटो अंदर नहीं आ पाएंगे, और जब अंदर नहीं आ पाएंगे तो आपको कोई बीमारी भी नहीं काज होने पाएगी। सच precautions have become all the more important, especially in the light of recent, लिखा है वाइड स्प्रेड, लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ द, बोलो क्या, वेक्टर बॉर्न, यानी एडीज मॉस्किटो की बात करें, डिजीज लाइक डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, इन मेनी पार्ट ऑफ, बोलो क्या, इंडिया। इसको ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इन सब बातों का ध्यान दें, किस किस बातों का फिर से देख लीजिएगा, साफ सफाई का ध्यान दें, ताकि जो लोग डिजीज काजिंग लोग हैं वो तो ठीक है, जो डिजीज को फैला रहे हैं वो लोग भी वो पनप ही ना पाए। जब वो डिजीज फैलाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह लोगों में इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा। वाटर को आप
साफ रखिए। जो पॉन्ड है या जो आपका जो है वाटर कूलर है या जो भी वाटर रिजर्वायर है उन सब में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करिए, या अपने कूलर का वाटर उसको बदलते रहिए, यानी सब मिला करके वहां पर गंदगी ना फैलने पाए जिससे इस तरीके की कोई बीमारी फैल पाए। और सबसे बड़ी बात बताया गया है कि अगर कोई वाटर रिजर्वायर पॉन्ड वगैरह है तो वहां पर गैम्बूसिया फिश को छोड़ दीजिए, ताकि उसमें मॉस्किटो की लार्वा को वो खाती है, ताकि वो जो है कौन गैम्बूसिया फिश, ताकि मॉस्किटो वहां पनपने ही ना पाए। घरों में जो खिड़की है उस पर वायर मेश लगवाइए, मच्छरदानी लगा के सोइए। ये तमाम सारी बातें लिखी गई हैं और कहा गया है, आप तो जानते ही हैं तमाम तरीके के और भी ऐसे वेक्टर हैं जो जो क्या नाम है डेंगू और चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारी का आज करते हैं। और आज जो है लोग साफ सफाई का ध्यान करके डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी से लोग बचाव भी कर रहे हैं, बच भी रहे हैं। और जो नहीं साफ सफाई कर पा रहे हैं उनको डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी हो जा रहा है। और बताया गया है डेंगू किससे हो रहा है, तो बताया गया एडीज मॉस्किटो से हो रहा है, तो इसको आपने डिजीज लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया, तो उसको आपको ध्यान रखना है। द एडवांसमेंट made in biological science have armed used to effectively deals with many infectious diseases। कहा गया है कि हम जैसे जैसे हमारी साइंस एडवांस होती गई है तो जो इन्फेक्टियस डिजीज हैं उनको हम और भी तरीकों से डील कर ले रहे हैं कि अगर हो जा रही है, किसी में बीमारी हो रही थी जो फैल रही थी, तो उसको साफ सफाई से इन सब बातों का तो ध्यान रखना है जिससे ये चीजें ना फैलने पाए, ना होने पाए। लेकिन हमारी साइंस भी एडवांस होती गई है तो और भी तरीके हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन के द्वारा यानी वैक्सीन के द्वारा, जिससे इम्यूनाइजेशन की प्रॉपर्टी डेवलप होती है प्रोग्राम करके, और इनेबल अस टू कंप्लीटली एरिडिकेट। देख लीजिएगा भैया, एरिडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन, खात्मा, डेडली डिजीज लाइक बोलो स्मॉल पॉक्स। कहा गया वैक्सीन, साइंस ने, हमारी साइंस का डेवलपमेंट हुआ, वैक्सीन बनाने लगी, तो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी, और इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर हम बात करें 15वीं सदी की तो बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। और अभी बहुत जल्दी रिसेंट तक स्मॉल पॉक्स से बहुत गांव के गांव साफ हो जाते थे। एक बार होता था, एक लोग होता, उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, सबको होता जाता था। अब कहा गया उसको लगभग हम पूरी तरह एरिडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन उसका कर चुके हैं, खात्मा कर चुके हैं। और वो क्या ला करके, उसकी वैक्सीन ला करके, इस तरीके से भी जो है उसको हम लोग तमाम तरीके की इन्फेक्टियस डिजीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्टियस डिजीज लाइक, चाहे हम बात करें पोलियो की बात करें, डिप्थेरिया की बात करें, निमोनिया की बात करें, टिटनेस की बात करें, हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ, बोलो क्या, वैक्सीन। आप जरा मुझे बताओ, पोलियो का आपने सुना ही होगा, ड्रॉप पिलाया जाता था। डिप्थेरिया, निमोनिया, इन सब के केस के लिए जरा बताओ, तमाम सारी वैक्सीन आती हैं जिसको ले लेने से आप जो है इस बीमारी से बच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसकी बात है देखा, बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12 में बताया गया। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाता है 12th में आपकी यूनिट आती है बायोटेक्नोलॉजी की। इज एट या लिखा गया है मेकिंग अवेलेबल एंड निवर एंड सेफर वैक्सीन। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है तमाम तरीके का अपने में जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और नई नई तरीके की जो है वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक, इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबायोटिक की खोज हमारे लिए समझिए ऐसे हो गई कि जैसे कोई चमत्कार हो। एंड वेरियस अदर ड्रग हैज आल्सो इनेबल अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्टियस डिजीज। और तमाम तरीके की एंटीबायोटिक आई और तमाम तरीके की ऐसी बीमारी आई जो तमाम तरीके की बीमारियों को हम लोगों ने अच्छे से डील किया। तो इसको आपको देखना है। और बेटा जो है इस बात को आपको ध्यान रखना है, अभी हम लोगों ने जो बातचीत किया है वो हम लोगों ने बातचीत किया किसके बारे में, कौन सी बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे थे, इसको आप ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे थे फंजाई के बारे में। फंजाई से कौन सी बीमारी काज होती है और किस फंजाई से, तो हमने बताया तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन से क्या काज होता है, रिंगवर्म। रिंगवर्म को क्या कहते हैं, दाद, खाद, खुजली की बात करते हैं। इसके क्या सिम्टम्स है उसकी बातचीत किया गया। मेनली हमने कहा कि ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। रिंग वर्म के लिए बताया गया है कि कैसे फैलता है, कहा गया जिसको हो गया, जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है, अगर उसका कोई भी सामान एक हेल्दी पर्सन जिसको नहीं हुआ वो यूज करता है तो उसको हो जाने की संभावना होती है। कैसे इससे बचा जा सकता है, पर्सनल लेवल पर साफ सफाई रखिए, पब्लिक प्लेस की साफ सफाई रखिए, तो इससे बचा जा सकता है, इसकी बात किया गया।
अब पब्लिक प्लेस पर साफ सफाई का, पर्सनल साफ सफाई का, अपनी बॉडी की क्लीनिंग करते रहिए, इन तम सब की बात की गई। पब्लिक प्लेसेस की बात कहा गया, जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको डिकम्पोज किया जाए, या जो है एक्सक्रीटा, जो फीकल मैटर होते हैं उसको डिकम्पोज किया जाए। जो वाटर रिजर्वायर हैं, जो पानी जहाँ इकट्ठा होता है, जो पूल्स हैं, जो टैंक्स हैं, इन सब में जो है पानी इकट्ठा न रहने दिया जाए, उसको टाइम टाइम पर बदलते रहें, इसकी बात किया गया। यही तो है पब्लिक जो है हाइजीनिक की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। और ये जरूरी है कि इसको जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे एजेंट हैं जो इस तरीके की बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, क्यों ना ऐसा ध्यान दिया जाए कि उनको ही रोक दिया जाए, ताकि वही ना पनपने पाए, वही ना आगे आने पाए, उन्हीं की ब्रीडिंग प्लेस, उनको ब्रीडिंग प्लेस पर उनको ऐसा मौका ही ना दिया जाए कि वो अपने नंबर को ज्यादा बढ़ा ले जाए। तो वो सब कैसे अवॉइड किया जा सकता है? अगर जो रुका हुआ पानी है किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के बगल में, जहां लोग निवास करते, जहां रहते हैं, वहां पानी ना रुकने पाए। कोई भी गड्ढा है, कुछ है, जो सड़कों पर आप चलते हो, छोटे छोटे, वहां पानी रुक जाता है, वहां गंदगी हो जाती है, इन सब की साफ सफाई करना चाहिए। कहा गया पॉन्ड अगर है तो वहां पर गैम्बोशिया फिश को छोड़ देना चाहिए, जिससे वो मॉस्किटो को, लार्वा को खाते हैं, तो मॉस्किटो पनपने नहीं पाएगा, और जब पनपने नहीं पाएगा तो बीमारी नहीं होगी। आपने देखा अभी मॉस्किटो से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, उसकी बात किया गया। बताया गया अगर मॉस्किटो जो है मच्छर कहीं पर ज्यादा रहते हैं, तो जो घर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उनके उन लोगों को कि जो है घरों में अपनी वायरमेस लगाएं, जाली लगाएं, जो है जिससे मतलब मच्छर अंदर ना आने पाए, मच्छरदानी लगा के सोएं। ये तमाम सारी चीजों को इस पर ध्यान दें। कहा गया नहीं तो डेंगू जैसी भयंकर, चिकनगुनिया जैसे भयंकर बीमारी भी एडीज मॉस्किटो की तरीके से के थ्रू काज हो सकते हैं, इसकी बात हम लोगों ने किया था। कहा गया था हालांकि हमारी बायोलॉजिकल साइंस काफी इंप्रूव हो गई है और वो वैक्सीन लेकर के आई है, वैक्सीन का प्रोग्राम लेके आई है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और तमाम तरीके की बीमारी हमको नहीं होती है। जैसे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई, जिसका पूरी तरीके से हम लोग खात्मा कर ले गए, स्मॉल पॉक्स की बात बताया जा रहा है। तो वो जो है एक समय पे बहुत भयंकर महामारी का रूप लेकर के रहती थी, महामारी के रूप में उसको गिना जाता था, पोलियो को माना जाता था। तो इन सबको वैक्सीन से हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया है, उसकी बात किया गया। कहा गया बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है तमाम तरीके से हम अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तमाम तरीके के एंटीबायोटिक आ रहे हैं, तमाम तरीके की और ड्रग और तमाम बीमारियां आ रही हैं, जो इस तरीके की तमाम सारी बीमारियों में इफेक्टिव है और ऐसी बीमारियों होने पर उससे बचाया जा सकता है। लेकिन बेटा सब मिला के ये कहने का मतलब है कि ऐसी कंडीशन ही क्यों आने दिया जाए कि ताकि इस तरीके की बीमारियां हों। तो सबसे पहला खुद का साफ सफाई पर ध्यान रखना और स्वच्छता पर ध्यान रखना है, ताकि जो है ऐसे जिनसे फैलता वो जब हमारे सराउंडिंग में नहीं होंगे, तो मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा तो उसको वहीं डील कर लिया जाएगा, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इसको आपको देखना है। तो बेटा एक बार मुझे ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने अभी तक जो डील किया है इस अभी तक, आज तीसरे लेक्चर तक, हम पहले लेक्चर से लेकर तीसरे लेक्चर तक बोलते, उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने ह्यूमोरल्स को जाना क्या होता है, हम लोगों ने ब्लैक बाइल पर क्या बात कही गई थी कि जिसको ज्यादा होता फीवर होता है, हम लोगों ने बातचीत किया कि जो है हेल्थ की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी बातचीत किया। हम लोगों ने बातचीत किया इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस डिजीज क्या होती हैं, कौन उसमें आता है, इसकी बात की। पैथोजन किसे कहते हैं, उसकी बात किया। कौन कौन से लोग पैथोजन हो सकते हैं, उसकी बात किया। अब बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। वायरस से कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। प्रोटोजोन से कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। हेलमेंथ से कौन सी डिजीज हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा कि फंजाई से कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हम लोगों ने देखा। और इन बीमारियों से सबसे कैसे बचा जा सकता है, उसको भी हम लोगों ने देखा। तो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर था। बेटा अगले लेक्चर में आपको जो नया टॉपिक है आप देखिए आएगा इम्यूनिटी, उसको हम अगले लेक्चर में डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से बताएंगे और सरलतम भाषा में बताने का प्रयास है, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। अब आपको ध्यान बेटा इस बात का रखना है कि आप जब इस वीडियो को देखिए तो एनसीईआरटी अपने सामने रखिए और लाइन जैसे हम पेन चलाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसको भी आप ऐसे देखते चलिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा और जरूर बेनिफिट मिलेगा निश्चित तौर पर। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम कवर करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलता रहेगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो लोग कोचिंग से जुड़े हैं वो तो ठीक है, जो लोग कोचिंग से नहीं भी जुड़े हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस में प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑफिस में ले सकते हैं। और हाँ बेटा एक बात और, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिए, ताकि आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो आप अच्छा करोगे। निश्चित तौर पर
2021 में आप सभी लोग सेलेक्ट हो रहे हो। बस साथ दीजिए, मेहनत करिए, अच्छे से खूब काम करिए। और हाँ, लास्ट में ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू बेटा।